हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरजी अड्डा 07 में। आज हम डिस्कस करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आंसर फॉर एग्जाम रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट है। उसे मैंने आंसर के साथ आपको सॉल्व किया है, आपका आंसर सॉल्व किया है, सॉरी। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि फिलिप्स वक्र क्या है। तो ये है आपका फिलिप्स वक्र, ठीक है। फिलिप्स वक्र में क्या होता है कि फिलिप्स वक्र एक आर्थिक सिद्धांत है जो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच उल्टे संबंध को दर्शाता है, ठीक है। तो हम इसमें जो डायग्राम है उसके माध्यम से समझेंगे। देखिए ये क्या है, इन्फ्लेशन रेट है और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो उसके क्या करता है, ये विपरीत, यानी कि जो इसके उल्टे संबंध है उसको यहाँ पे दर्शा रहा है। यहाँ पे 5% है, यहाँ पे 3% पे है और 2% इसका है, अगर तो ये 6% पे आके रुकेगा। और ये जैसे कर्व बना है वैसे ही आपको वहाँ पे बनाना है, अगर वहाँ पे पूछ लिया जाए तो, ठीक है। फिर आपका उसमें परिभाषा दे रखा है कि फिलिप्स वक्र के अनुसार जब बेरोजगारी दर कम होती है, जब बेरोजगारी जो दर होती है वो कम होती है, तब मुद्रास्फीति अधिक होती है, ठीक है। और जब बेरोजगारी दर अधिक होती है तो मुद्रास्फीति जो होती है वो कम हो जाती है। ये सिद्धांत पहली बार A.W. फिलिप्स नामक अर्थशास्त्री ने 1958 में प्रस्तुत किया था। फिलिप्स का जो वक्र का तर्क है उसके आधार पर हम देखें तो जब अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं तो मजदूरों की क्या होती है, मांग बढ़ जाती है। इससे मजदूरी दर बढ़ती है। अधिक मजदूरी से उत्पादन लागत बढ़ती है और कंपनियां वस्तुओं की कीमतें बढ़ा देती है, जिससे मुद्रास्फीति होती है, ठीक है। कीमतें बढ़ा देगी तो उससे क्या होगा, उसको ज़्यादा पैसा आएगा। अब हम देखेंगे फिलिप्स वक्र एक क्या है, कर्व है जिसमें एक्स अक्ष पर बेरोजगारी दर है जैसा कि मैंने आपको बताया था, और वाई अक्ष पर मुद्रास्फीति दर होती है। तथा जो वक्र होता है क्या होता है, नीचे झुका हुआ होता है और उनके विपरीत संबंध दर्शाते हैं। अगर वो 2 है तो वो 6 होगा, वो 3 है तो वो 5 होगा, ठीक है। फिर इसके अलावा महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके अनुसार कि 1970 के दशक में स्टैगफ्लेशन यानी उच्च मुद्रास्फीति और बेरोजगारी एक साथ के कारण फिलिप्स वक्र की आलोचना हुई थी। अब आधुनिक अर्थशास्त्र में इसे संक्षिप्त अवधि में ही मान्य माना जाता है, दीर्घकाल में नहीं, यानी कि अब उसको ज़्यादा बढ़ाया नहीं गया, छोटा ही इसको माना गया। फिर क्वेश्चन दूसरा आपका कि राष्ट्रीय आय परिभाषा एवं उसकी विभिन्न अवधारणाएं बताइए। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है कि राष्ट्रीय आय वह कुल मूल्य है जो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त होता है। इसे देश की आर्थिक समृद्धि का प्रमुख सूचक माना जाता है। फिर आपका है कि पॉल सैमुअल्सन के अनुसार, यानी कि इन्होंने परिभाषा दी है कि राष्ट्रीय आय वह धनराशि है जो किसी देश की सभी उत्पादन इकाइयों द्वारा एक निश्चित अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं से प्राप्त होती है। फिर इसकी मुख्य अवधारणाएं क्या बता रहा है कि राष्ट्रीय, इसकी कुछ अवधारणाएं हैं। पहला आपका सकल घरेलू उत्पाद, जिसे कहते हैं जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है, यह किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि यानी कि एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। एक साल में कितना हुआ है, उसका कितना मूल्य है वो बताता है, ठीक है। विशेषता क्या है इसकी कि इसमें देश के भीतर विदेशी कंपनियों द्वारा किया गया उत्पादन भी शामिल होता है, ठीक है। दूसरा आपका है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। वह कुल मूल्य है जो देश के नागरिकों, चाहे वो देश में हो या विदेश में, द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त होता है। जो मतलब वो उत्पादित करते हैं या जो वो सेवा में लेते हैं, उससे जो चीज़ें प्राप्त होती हैं वो होता है, ठीक है। फिर आगे इसका दूसरा सूत्र है जीएनपी इक्वल टू, हम इसका जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं कि जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय होगा, ठीक है। थर्ड है आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। यह जीएनपी में से पूंजी की मूल्यह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन घटाने के बाद बचा वास्तविक उत्पादन मूल्य होता है। जैसे कि आप देख लेंगे एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास होगा, ठीक है। चौथा आपका है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का मतलब एनआई, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी को जो बाजार कीमत की बजाय उत्पादन के कारकों यानी कि मजदूरी, ब्याज, लाभ, किराया आदि की लागत पर मापा जाए तो वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब एनआई क्या हो, देखिए कि एनआई इक्वल टू, इसको निकालने का सूत्र क्या होता है, एनआई इक्वल टू एनएनपी एट द मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर और प्लस सब्सिडी, ठीक है।
पांचवा आपका है व्यक्तिगत आय, यानी कि यह आय वह है जो देश के नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होती है। इसमें सरकार द्वारा दी गई पेंशन हो सकता है, ट्रांसफर पेमेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन निगमों द्वारा रोकी गई आय शामिल नहीं होती है। फिर छठा है आपका कि व्यय योग्य आय, यह व्यक्तिगत आय में से सरकार को दिए गए प्रत्यक्ष करों को घटाने के बाद बची हुई आय होती है, जिसे लोग उपभोग या बचत के लिए प्रयोग करते हैं। इसका सूत्र होता है डिस्पोजेबल इनकम या पर्सनल इनकम माइनस प्रत्यक्ष कर, ठीक है। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं देश की आर्थिक स्थिति को मापने के लिए उपयोगीकरण है, ठीक है। इनसे सरकारों को नीति निर्माण, बजट योजना और आर्थिक विकास की दिशा तय करने में मदद मिलती है। तीसरा आपका है बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अब बेरोजगारी क्या है आपको पता है। बेरोजगारी एक सामाजिक और आर्थिक स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति कार्य करने की क्षमता और इच्छा रखने के बावजूद उपयुक्त रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता है। यह समस्या किसी देश की आर्थिक स्थिति, जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा व्यवस्था, तकनीकी विकास और सरकारी नीतियों से जुड़ी होती है। पहला आपका है इसके प्रकार प्रकट बेरोजगारी। इसमें व्यक्ति पूरी तरह से बेरोजगार होता है और उसे कोई भी काम नहीं मिल पाता है। जैसे शिक्षित युवा डिग्री के बाद भी नौकरी न मिलने पर खाली बैठे रहते हैं। दूसरा है आपका अप्रत्याशित बेरोजगार। इसमें व्यक्ति कार्य तो कर रहा होता है लेकिन उसकी उत्पादकता यानी शून्य या बहुत कम होती है। जैसे आप कृषि क्षेत्र में 5 लोग काम कर रहे हैं लेकिन कार्य 3 लोगों से भी हो सकता है, ठीक है। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है। यह बेरोजगारी किसी विशेष मौसम या समय के आधार पर होती है। जैसे खेतों में काम करने वाले मजदूरों को फसल कटाई के समय रोजगार मिलता है, बाकी समय नहीं। फिर आपका है आंशिक बेरोजगारी। इसमें व्यक्ति अपनी योग्यता से कम स्तर या कम समय का काम करता है। जैसे इंजीनियर होकर भी कोई व्यक्ति पार्ट टाइम कलर की नौकरी करे। फिर आपका पांचवा है कि शैक्षिक बेरोजगार। जब शिक्षित व्यक्ति को उसकी शिक्षा के अनुरूप नौकरी नहीं मिलती तो यह बेरोजगारी ही होती है। हालांकि उसको अपने कार्य तो करने ही होते हैं, अपना घर परिवार चलाना ही होता है, तो वो उस लेवल का पढ़ा लिखा होने के बावजूद अगर उसको जॉब नहीं मिल पाती है उसके लेवल की, तो क्या होता है, वो एक बेरोजगारी है जो कि एजुकेटेड इन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। फिर छठा है आपका कि तकनीकी बेरोजगारी। टेक्नोलॉजिकल, जब मशीनें या तकनीक इंसानों का स्थान ले लेती हैं, यानी कि अब हो ही ऐसा रहा बाहर के देशों में कि रोबोट कार्य कर रहे हैं, तब यह बेरोजगारी उत्पन्न होती है। जैसे फैक्ट्रियों में ऑटोमेशन के कारण कामगारों की आवश्यकता कम होना। फिर आपका है चक्रवातीय बेरोजगार। यह बेरोजगारी आर्थिक मंदी के कारण होती है, जब उत्पाद घटता है और कंपनियां कर्मचारी को हटा देती है। यानी कि जब उत्पादन यानी कि वो चीज़ें नहीं आ रही है, बाहर से काम नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। जो उनमें परमानेंट नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा उनको छांट देते हैं कि भैया अब हमारे यहाँ काम नहीं है, अब तुम कहीं और देखो। फिर आठवां आपका कि संरचनात्मक बेरोजगारी। यह बेरोजगारी तब होती है जब श्रमिकों की योग्यता या स्थान वर्तमान नौकरियों की आवश्यकताओं से मेल नहीं खाता है। फिर आपका है मुद्रास्फीति क्या है, इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। मुद्रास्फीति है वह आर्थिक स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेसिंग जो पावर होता है, घट जाती है। अर्थात पहले जितने पैसों में कोई वस्तु मिलती थी अब उसी के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं, तो ये होती है आपकी मुद्रास्फीति, ठीक है। मुद्रास्फीति के प्रकार है मांग, यानी कि जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो कीमतें बढ़ने लगती हैं। यानी कि बहुत सारी, जैसे मांग बढ़ गई, कोई चीज़, एक चीज़ है उसकी 4-5 पीस है और कस्टमर कितने हैं, 15 हैं, तो हो क्या होगा, उसकी जो मांग होगी, मांग बढ़ गई तो वो क्या करेंगे, पैसे भी बढ़ाएंगे कि भाई जो जितना ज़्यादा पैसा लेगा उसको उतने ज़्यादा उस हिसाब से उसको प्रोवाइड चीज़ें कराई जाएंगी। फिर आपका है मूल्य वृद्धि जनित मुद्रास्फीति। जब उत्पादन की लागत जैसे कच्चे माल, मजदूरी, ईंधन आदि की कीमतें बढ़ती हैं तो कंपनियां वस्तुओं की कीमतें बढ़ा देती है, इससे मुद्रास्फीति होती है, ठीक है। संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या है कि यह मुद्रास्फीति उत्पादन और वितरण प्रणाली की कमियों के कारण होती है। जैसे परिवहन की समस्या, भंडारण की कमी आदि यह अवसर विकासशील देशों में देखी जाती है। देखिए जैसे कोई चीज़ हमारे, जैसे पेट्रोल वगैरह हो गया, तो उसका क्या है कि अब बहुत जमा करके रखा गया है, ठीक है, लेकिन आगे अगर ऐसा हो कि वहाँ से आना सप्लाई बंद हो जाए और वहाँ पे जो भंडार है वो ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, ये भी एक मुद्रास्फीति में आ जाएगा, ठीक है।
फिर आपका है मुद्रास्फीति जन्य सर्पिल, जब मजदूर अधिक वेतन की मांग करते हैं और वेतन बढ़ने पर उत्पादन लागत बढ़ती है, जिससे कीमतें फिर बढ़ती हैं और इससे फिर जो मजदूर होते हैं वेतन बढ़ाने की मांग करते हैं। इस चक्र को मुद्रास्फीति जन्य सर्पिल कहा जाता है। यानी कि पहले उन्होंने बोला कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, फिर उधर जाके क्या हो गया, टैक्स, चीज़ें बढ़ गई, सामानों के जो है दाम बढ़ गए, तो क्या हो गया, फिर वो सारी चीज़ें उसी में चली गई, तो फिर ये लोग फिर बोलते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ। तो यही है, क्या ये मुद्रास्फीति जन्य सर्पिल है। फिर चारणिक मुद्रास्फीति है। चारणिक यानी कि यह धीमी गति से बढ़ती मुद्रास्फीति होती है, आमतौर पर 1% से 5% तक प्रतिवर्ष। यह अर्थव्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक नहीं होती है। ठीक है। छठा है आपका कि प्रगल्भ मुद्रास्फीति, जब कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, जैसे 10% से ऊपर प्रति वर्ष, तो इसे प्रगल्भ मुद्रास्फीति कहा जाता है। यह आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न कर सकती है। यानी कि एकदम से चीज़ें बढ़ने लग गई, एकदम से, जैसे आप बात करते हैं, कोई भी आप एक सामान खरीदने जाते हैं, एक साबुन आप 10 वाला खरीदते हैं, आप कल उसका दाम बढ़ गया और आप बोल रहे हो वही साबुन, 10 का साबुन आपको 20 में, 30 में, 40 में मिलने लग जाए, तो ये क्या होगा, एकदम से उछाल आ गया। और भाई जब उछाल आएगा तो लोगों को परेशानी हो गई। ठीक है। फिर आपका है दुर्घात्मक मुद्रास्फीति। यह अत्यंत तीव्र मुद्रास्फीति होती है, जिसमें कीमतें प्रति दिन या प्रति घंटे भी दोगुनी हो सकती है। इसका उदाहरण क्या है, 1920 के दशक का जर्मनी और हॉल का वेनेजुएला। पांचवा क्वेश्चन आपका कि समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा को समझाइए तथा इसके क्षेत्र एवं महत्व की विवेचना कीजिए। तो क्या है समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा, क्षेत्र, महत्व को हम इस प्रकार समझेंगे। पहला आपका कि समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र वह आर्थिक अध्ययन की शाखा है जिसमें किसी देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, न कि व्यक्तिगत इकाइयों का। पूरे देश की आय कितनी है उसका अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत, निवेश, सरकारी नीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि जैसे समग्र हो सकते हैं। ठीक है। अब देखिए परिभाषा, यानी पॉल सैमुएल्सन के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र उस अध्ययन को कहते हैं जिसमें समग्र आय, रोजगार, उत्पादन तथा मूल्य स्तर की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है। सेकंड है आपका समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसका है राष्ट्रीय आय और उत्पादन, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी कि एनएनआई आदि की गणना और विश्लेषण। फिर दूसरा आपका कि मुद्रास्फीति और मुद्रा क्या है। मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति और मुद्रा की क्रय शक्ति का अध्ययन होता है। तीसरा आपका रोजगार और बेरोजगारी हो सकती है, जैसे रोजगार आ गया फिर बेरोजगारी हो गई, संपूर्ण देश में रोजगार स्तर और बेरोजगारी की स्थिति का अध्ययन होना। फिर बचत और निवेश, कितने का बचत हुआ है और कितने का निवेश हुआ है ये इसमें पता चलता है। फिर राजकोषीय और मौद्रिक नीति, सरकार की कर नीति कितनी है, व्यय नीति कितनी है और केंद्रीय बैंक में मौद्रिक नीति का प्रभाव कितना पड़ा है मौद्रिक का, ये देखा जाता है। फिर छठा आपका कि विदेश व्यापार और भुगतान संतुलन, विदेश में आयात निर्यात कितनी हुए, कितनी मुद्राएं, कितनी चीज़ें आई हैं, कितनी चीज़ें गई हैं, उन सब का लेखा जोखा। तीसरा आपका कि समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। अब इसमें क्या है, आर्थिक नीति निर्धारण में सहायक सरकारें मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का निर्माण समष्टि आर्थिक विश्लेषण के आधार पर करती हैं। दूसरा आपका कि राष्ट्रीय समस्याओं की समझ, बेरोजगारी, महंगाई, मंदी जैसी समस्याओं का समाधान समष्टि स्तर पर ही किया जा सकता है। ठीक है। विकास की दिशा का निर्धारण, देखिए जब तक यहाँ से टैक्स नहीं जाएगा, सारी चीज़ों को बजट हमें पता नहीं होगा, तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमें किस पे कितना व्यय करना है, कौन सी चीज़ पे कितना लगाना है, तो ये चीज़ें ज़रूरी भी होती हैं। ठीक है। विकास की दिशा का निर्धारण योजनाओं और बजटों के माध्यम से देश की विकास गति को मापा व नियंत्रित किया जा सकता है। फोर्थ है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समझ, वैश्विक व्यापार और विदेशी निवेश की नीतियाँ समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन से बनती हैं। पांचवा आपका व्यवसाय और उद्योग के लिए मार्गदर्शन, उद्योगों को निवेश और उत्पादन के निर्णय में सहायता मिलती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अभी कुछ और क्वेश्चन लेकर आऊँगी जल्दी ही। धन्यवाद।